इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क है। इंसानों के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत होती है, जबकि जानवरों में ये सलाहियत नहीं होती। इंसान जो है रिश्तों की अहमियत को समझता है, रिश्तों की पवित्रता को समझता है, जबकि जानवर रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता। वो जिससे चाहता है, जैसे चाहता है रिश्ते बना लेता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का और एक लड़की एक ऐसे रिश्ते को जन्म देते हैं जिस रिश्ते को समाज, कानून और परिवार कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। इस रिश्ते के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो वाकई लोग हैरान रह जाते हैं, यकीन ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल झूठा है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस जो खुलासा करती है वो बिल्कुल सच होता है। दोस्तों, मैं सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना का ताल्लुक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, वहीं से है। बिजनौर में ही एक गांव पड़ता है, रेहड़ गांव, और उस गांव में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है अनीता कौर। वो लड़की 21 दिसंबर 2017 के दिन अचानक से गायब हो जाती है। घर वाले, परिवार वाले बहुत ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं मिलती नहीं है। आखिरकार परिवार वाले जाकर के थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं। पुलिस वाले भी हरकत में आ जाते हैं और उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगातार 24 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद पुलिस की मेहनत और मुशक्क़त के बाद लड़की कुछ दूर एक पार्क में लाश के शक्ल में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस वाले घर वालों को फ़ोन करती है और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी लड़की की लाश इस पार्क के पीछे में पड़ा हुआ है, यहाँ आ जाओ। गांव वाले जो है वहाँ पर जाते हैं, परिवार वाले जाते हैं, लोग रिश्तेदार भी वहाँ पर जाते हैं। जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं, लड़की की लाश को देख करके लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उससे पता चलता है कि इस लड़की ने पहले जहर खाया और उसके बाद किसी ने इसके गला को घोट करके इसको मौत के घाट उतार दिया। और इससे भी बड़ी परेशान करने वाली बात यह होती है कि इस लड़की के पेट में 4.5 महीने के बच्चा होता है। अब लोग परेशान हो जाते हैं ये सुन करके कि आखिर ये लड़की कुंवारी थी, आखिर ये लड़की शादीशुदा नहीं है, तो फिर इसके पेट में बच्चा किसका पल रहा है। और यही वो सवाल था जो लोगों के मन में घूम रहा था, यही वो सवाल था जो पुलिस को भी परेशान कर रहा था। पुलिस भी हरकत में आ जाती है और फिर ये पूरी जो हकीकत होती है, जो खुलासा होता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से, उस खुलासे के पीछे की जो कहानी होती है उसको पता करने में पुलिस जुट जाती है, उसको जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच के क्रम में ही 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेती है और फिर तमाम लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई अता पता नहीं चलता, कोई सबूत नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता जिससे कि ये पता चल सके कि उसको जहर किसने दिया, उसको मौत के घाट किसने उतारा, उसके पेट में बच्चा किसका पल रहा है। जब कोई क्लू नहीं मिल रहा होता है तो इसी क्रम में एक बच्चा आता है जिसकी एज तकरीबन 8-9 साल की होती है। वो बच्चा आता है और पुलिस वालों से कहता है कि अंकल, जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है इनमें से कोई भी मुजरिम नहीं है, जो मुजरिम है उसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, वो सोचते हैं कि बच्चा है और फिर इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन जो बच्चा बात बताता है वाकई हैरान करने वाली बात बताता है, खुलासा करने वाली बात बताता है। वो बच्चा बताता है कि कमलजीत सिंह का एक नाम का एक लड़का है, वो लड़का इसी फैमिली का मेंबर है, इसी लड़की का रिश्तेदार है। उस लड़के को और इस लड़की को यानी एक दूसरे के साथ हमने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, एक दूसरे के साथ हमने शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था। जब लड़का 8-9 साल का जो लड़का होता है, जब पुलिस को ये बातें बताता है तो पुलिस जो है हरकत में आ जाती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है और फिर जिस लड़के के बारे में उसने बताया था उस लड़के को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस को भी डर होता है कि कहीं गांव वाले विरोध ना कर दे, क्योंकि घटना जिस लड़की के साथ हुआ होता है उसी लड़की का परिवार होता है। वो लड़का जिस पर आरोप लगता है वो लड़का उसका भतीजा होता है। जब बुआ और भतीजा के बीच का ये रिश्ते के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोग भी यकीन नहीं करते। गांव वाले, समाज वाले, परिवार वाले विरोध करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और कहते हैं कि एक तो हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, हमारी बेटी की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, और फिर दूसरी तरफ हमारे ही परिवार वाले लोगों को हिरासत में लेकर के टॉर्चर किया जा रहा है, हम पर ही शक किया जा रहा है। दोस्तों, लेकिन जो छोटा सा बच्चा होता है उस बच्चे की बात पर पुलिस यकीन करती है और फिर उसी बच्चे की बात पर यकीन करते हुए जब उस लड़के से सख्ती से पूछताछ जब पुलिस करती है तो वो लड़का, वो भतीजा जो है वाकई हैरान करने वाली बात बताता है, परेशान करने वाली बात बताता है। वो लड़का बताता है कि गाँव की एक लड़की से वो लड़का प्यार क्या करता था और जब वो लड़का प्यार करता था तो उस तक बात को पहुँचाने के लिए अपने बुआ का हेल्प लिया करता था। अपनी बुआ से कहता था कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी बात उस लड़की तक पहुँचा दिया करो।
और ये हेल्प लेते लेते, मदद लेते लेते कब उस लड़का को उस लड़की से यानी अपने बुआ से ही प्यार हो जाता है और कब बुआ भी अपने ही भतीजे को दिल दे बैठती है, दोनों में से किसी को पता ही नहीं चलता। और फिर दोनों सिर्फ एक दूसरे प्यार ही नहीं करते बल्कि फिजिकल होने लगते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। बुआ और भतीजा का पवित्र रिश्ता होता है, अकेले में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। भला एक बुआ और भतीजा अगर आपस में बात कर रहे हो तो किसको शक हो सकता है, कौन एतराज कर सकता है। बुआ और भतीजा का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ही पाक रिश्ता होता है। और इसी पाक रिश्ते की बदौलत, इसी पाक रिश्ते की आड़ में वो दोनों बुआ और भतीजा गंदी हरकतें कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। और ये सिलसिला चलता रहता है और अचानक वो लड़की एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। उस लड़की को भी पता नहीं चलता और उस भतीजे को भी पता नहीं चलता। जब वो लड़की 4.5 महीने की गर्भवती हो जाती है तब उस लड़की को पता चलता है और फिर अपने भतीजे के पास आकर के कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि देखो परिवार वाले, गांव वाले, समाज वाले और फिर कानून भी इस बात की परमिशन नहीं देगा, इजाज़त नहीं देगा, शादी नहीं हो सकती है, ये शादी तो गलत है। ऐसा करते हैं क्यों ना हम इस बच्चे को गिरा देते हैं। लेकिन बुआ कहती है कि नहीं, हम तुमसे सच्ची प्यार करते हैं, हम इसको नहीं गिरा सकते, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो लड़का कहता है कि क्योंकि समाज वाले इजाज़त नहीं देंगे, कानून इस बात की इजाज़त नहीं देगा, क्यों ना हम एक और फैसला लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जब हमारी शादी नहीं होगी तो हम इस दुनिया में रह करके क्या करेंगे, हम और तुम दोनों इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। और फिर अपनी बुआ को बहला फुसला करके दूर जंगल की ओर ले जाता है और वहाँ पर जहर निकालता है और फिर कहता है कि पहले इस जहर को मैं खाता हूँ और उसके बाद तुम खा लेना, उस तरह से हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। जब शादी होगी ही नहीं, परिवार वाले, समाज वाले शादी की इजाज़त देंगे ही नहीं, तो फिर हम लोग इस दुनिया में रह करके करेंगे क्या। वो लड़का कहता है कि पहले मैं खाता हूँ फिर तुम खाना, लेकिन बुआ कहती है कि नहीं, पहले मैं खाती हूँ फिर तुम खाना। और इसी बात को लेकर के काफ़ी देर बहस भी चलती है और आखिरकार बुआ जीत जाती है। टॉस किया जाता है, बुआ का नंबर आता है और हालांकि वो लड़का भी यही चाह रहा होता है कि बुआ ही खाए, क्योंकि ये सब कुछ जो होता है उस बुआ को, अपनी बुआ को मारने के लिए वो प्रिप्लान कर रहा होता है। और फिर बुआ जैसे ही जहर को खाती है उसकी हालत नाजुक होने लगती है, बिगड़ने लगती है। जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो लड़का बुआ के मुंह में कपड़े ठूस दिया करता है और फिर इस तरीके से गला घोट करके उसको मौत के घाट उतार करके उस लाश को वहीं छोड़ करके वो घर चला आता है और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगता है। जब उस लड़की का पता 24 घंटे तक नहीं चलता और जब 24 घंटे की तलाश करने के बाद पुलिस को इस हालत में, इस रूप में वो लड़की मिलती है और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो खुलासा होता है, उसे खुलासे की बुनियाद पर जब उस लड़के को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जाता है और वो लड़का जब पूरी कहानी पुलिस के सामने ये बयान करता है और फिर ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर रिश्ते कितने कमज़ोर हो चुके हैं। बुआ और भतीजा के बीच भी नाजायज़ रिश्ते होने लगे हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़कियाँ न घर के अंदर सेफ़ है न घर के बाहर सेफ़ है। लड़कियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित रखें, गलत और सही में फ़र्क करना सीख लें। लड़कियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में सीखें। सरकारी अभियान के माध्यम से, स्कूल और कॉलेज के माध्यम से भी इस बात को सिखाया जाता है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। अगर आपके साथ कभी भी इस तरह की हरकतें हो, कभी भी आपके साथ छेड़छाड़ का मामला हो, तो आप आसानी से समझ सकती हैं कि ये बैड टच है या फिर गुड टच है। तो दोस्तों, आज की इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि कभी भी आपके साथ भविष्य में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। आप हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी रहें, सही सलामत रहें, अपने आप को ख़ास ख्याल रखें। जय हिंद,